हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ईगल इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ अक्टूबर मंथ 2021, यानी 2021 के अक्टूबर मंथ के 30 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, वो भी एक ही वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। और मैंने इसी तरह सितंबर मंथ का भी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया करते हैं, जैसे कि कुछ बोलिए तो सही, कुछ खाइए तो सही, कुछ लीजिए तो सही, कुछ पढ़ाइए तो सही। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस को अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, लेट योर सेल्फ प्लस V1। लेट योर सेल्फ इट मीन्स कुछ बोलिए तो सही, लेट योर सेल्फ, उसके बाद आप अपने V1 को यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐड करेंगे। आपका मेन वर्ब स्पीक हो या ईट हो या टेक हो या टेल हो। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट कुछ बोलिए तो सही, लेट योर सेल्फ स्पीक, लेट योर सेल्फ स्पीक। सेकेंड एग्जाम्पल इज डैट कुछ खाइए तो सही, कुछ खाइए तो सही, लेट योर सेल्फ ईट, लेट योर सेल्फ ईट। कुछ खाइए तो सही। तीसरा एग्जाम्पल ये है, कुछ लीजिए तो सही, लेट योर सेल्फ टेक, लेट योर सेल्फ टेक। कुछ लीजिए तो सही। चौथा एग्जाम्पल ये है, कुछ पढ़ाइए तो सही, कुछ पढ़ाइए तो सही, लेट योर सेल्फ टीच, लेट योर सेल्फ टीच। कुछ पढ़ाइए तो सही। कुछ बताइए तो सही, लेट योर सेल्फ टेल, लेट योर सेल्फ टेल। कुछ बताइए तो सही। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक नेक लड़की है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तो गाइज़, अगर आप भी इस तरीके के सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, ऑल आई कैन से इज़ डैट। ऑल आई कैन से इज़ डैट, इसका मतलब होता है मैं बस इतना कह सकता हूँ कि, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर ऑल आई कैन से इज़ डैट। Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। All I can say is that you should get married now. All I can say is that you should get married now. दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक नेक लड़की है। All I can say is that she is a gentle girl. All I can say is that she is a gentle girl. तीसरा एग्जाम्पल ये है, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। ऑल आई कैन से इज़ डैट लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स ये एक फ्रेज भी है, जो हो गया सो हो गया। ऑल आई कैन से इज़ डैट लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। ऑल आई कैन से इज़ डैट डैट वॉज नॉट गुड फॉर यू। ऑल आई कैन से इज़ डैट डैट वॉज नॉट गुड फॉर यू। कुछ भी कहो वो बहुत मेहनत करता है, कुछ भी कहो वो बहुत अच्छा आदमी है, कुछ भी कहो मुझे घर जाना है, कुछ भी कहो लेकिन उसकी सोच घटिया है। हे गाइस, हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ भी कहो, कुछ भी कहो। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डैट से व्हाट यू विल। से व्हाट यू विल इट मीन्स कुछ भी कहो। तो पहले आप से व्हाट यू विल बोलेंगे, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर से व्हाट यू विल। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट कुछ भी कहो लेकिन वो बहुत मेहनत करता है। से व्हाट यू विल बट ही वर्क्स हार्ड। से व्हाट यू विल बट ही वर्क्स हार्ड। कुछ भी कहो लेकिन वो बहुत मेहनत करता है। सेकेंड एग्जाम्पल, कुछ भी कहो लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है। से व्हाट यू विल बट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। से व्हाट यू विल बट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। कुछ भी कहो लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है। थर्ड एग्जाम्पल इज डैट कुछ भी कहो लेकिन मुझे घर जाना है।
Say what you will, but I have to go home. Say what you will, but I have to go home. कुछ भी कहो लेकिन उसकी सोच घटिया है. Say what you will, but he has a cheap mentality. Say what you will, but he has a cheap mentality. यानी उसकी सोच घटिया है. कुछ भी कहो लेकिन वो मर्द नेता है. Say what you will, but he is a brave leader. Say what you will, but he is a brave leader. यानी बहादुर नेता है, यानी मर्द नेता है. कुछ भी कहो लेकिन वो बहुत पैसा वाला है. Say what you will, but he is a richest person. किसे पूछूं किसे ना पूछूं सब तो मतलबी है. क्या बोलूं क्या ना बोलूं सब तो अपने हैं. क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा. क्या खरीदें क्या ना खरीदें सब तो अच्छा है. तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले WH +2 + V1, फिर WH + not +2 + same verb, यानी what to do what not to do. उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. what to do what not to do इट मीन्स क्या करूं क्या ना करूं. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. पहला एग्जाम्पल ये है, किसे पूछें किसे ना पूछें सब तो मतलबी है. whom to ask whom not to ask all are mean. whom to ask whom not to ask all are mean. किसे पूछें किसे ना पूछें सब तो मतलबी है. दूसरा एग्जाम्पल ये है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं सब तो अपने हैं. what to say what not to say everyone is their own people. what to say what not to say everyone is their own people. क्या बोलूं क्या ना बोलूं सब तो अपने हैं. तीसरा एग्जाम्पल ये है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा. what to do what not to do I am unable to understand. what to do what not to do I am unable to understand. क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा. चौथा एग्जाम्पल ये है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें सब तो अच्छा है. what to buy what not to buy everything is good. what to buy what not to buy everything is good. क्या खरीदें क्या ना खरीदें सब तो अच्छा है. क्या बोलूं क्या ना बोलूं सब तो अपना ही मनमानी करता है. what to say what not to say everyone does their arbitrary. what to say what not to say everyone does their arbitrary. कि वो यहाँ आए तो सही मैं उसका जीना मुहाल कर दूंगा. वो यहाँ आए तो सही फिर मैं उससे पूछ लूँगा. तुम यहाँ हो तो सही मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा. तुम यहाँ हो तो सही हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट वो यहाँ आए तो सही तुम यहाँ आओ तो सही. तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है कि लेट हिम कम हेयर. उसके बाद देन फिर आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. लेट हिम कम हेयर इट मीन्स वो यहाँ आए तो सही, यानी उसे यहाँ आने तो दो. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट वो यहाँ आए तो सही फिर मैं उसका जीना मुहाल कर दूंगा. लेट हिम कम हेयर देन आई विल मेक हिम डिफ़िकल्ट टू लिव. लेट हिम कम हेयर देन आई विल मेक हिम डिफ़िकल्ट टू लिव. दूसरा एग्जाम्पल ये है, वो यहाँ आए तो सही फिर मैं उसे पूछ लूँगा. लेट हिम कम हेयर देन आई विल आस्क हिम. लेट हिम कम हेयर वो यहाँ आए तो सही फिर मैं उसे पूछ लूँगा. आई विल आस्क हिम. तुम यहाँ आओ तो सही फिर मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा. लेट यू कम हेयर देन आई विल फीड यू पिज़्ज़ा. लेट यू कम हेयर देन आई विल फीड यू पिज़्ज़ा. तुम यहाँ आओ तो सही फिर मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा. तुम यहाँ आओ तो सही हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. लेट यू कम हेयर वी आर वेटिंग यू. लेट यू कम हेयर वी आर वेटिंग यू. तुम यहाँ आओ तो सही हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. तुम मुझसे मिलो तो सही फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा. लेट यू मीट मी देन आई विल टेल यू एवरीथिंग.
लेट यू मीट मी देन आई विल टेल यू एवरीथिंग। तुम मुझसे मिलो तो सही, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं एक पुराने फ़ोन से काम चला रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिन मोबाइल के बगैर काम चलाना होगा। मैं आज सुबह बासी खाने से काम चलाया, वो अब गाड़ी के बगैर काम चला रहा है। हे गाइस, हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट से काम चलाना, के बगैर काम चलाना। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप अपने सब्जेक्ट को बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक डू। गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि मेक डू ये मेन वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, इसको मेड या मेकिंग भी किया जा सकता है। उसके बाद एक प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे हम विद या विदाउट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। मेक डू विद इट मीन्स से काम चलाना, मेक डू विदाउट इट मीन्स के बगैर काम चलाना। यानी से काम चलाने की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे मेक डू के बाद विद का प्रयोग करेंगे, और के बगैर काम चलाने की बात होगी तो मेक डू के बाद विदाउट का प्रयोग करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। मैं एक पुराने फ़ोन से काम चला रहा हूँ। तो गैस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेक का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाले फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई एम मेकिंग डू विद अ ओल्ड फोन, आई एम मेकिंग डू विद अ ओल्ड फोन, मैं एक पुराने फ़ोन से काम चला रहा हूँ। तुम्हें कुछ दिन मोबाइल के बगैर काम चलाना पड़ेगा। सम डेज यू विल हैव टू मेक डू विदाउट फ़ोन। गाइज, ये मोडाल्स है, तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। सम डेज यू विल हैव टू मेक डू विदाउट फ़ोन, इसलिए विल हैव टू का प्रयोग किया गया है। मैं आज सुबह बासी खाने से काम चलाया। I made do with stale food today in the morning. I made do with stale food today in the morning. Stale food it means बासी खाना। I made do with stale food in the morning. मैं आज सुबह बासी खाने से काम चलाया। वो अब गाड़ी के बगैर काम चला रहा है। He is making do without bike now. He is making do without bike now. वह अब गाड़ी के बगैर काम चला रहा है। वह एक ही कपड़े से काम चला रहा था। वह एक ही कपड़े से काम चला रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में वाज का प्रयोग करेंगे। ही वॉज मेकिंग डू वन क्लॉथ। ही वॉज मेकिंग डू वन क्लॉथ, वो एक ही कपड़े से काम चला रहा था। क्या तुम कुछ दिन बगैर पैसे के काम चला सकते हो? क्या तुम कुछ दिन बगैर पैसे के काम चला सकते हो? कैन यू मेक डू विदाउट मनी सम डेज? कैन यू मेक डू विदाउट मनी सम डेज? क्या तुम कुछ दिन बगैर पैसे के काम चला सकते हो? तुम्हें कुछ दिन पुराने लैपटॉप से काम चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डू विद ओल्ड लैपटॉप फ्यू डेज। You will have to make do with old laptop few days. तुम्हें कुछ दिन पुराने लैपटॉप से ही काम चलाना पड़ेगा। तुम आजकल गोश्त के बगैर काम चला रहे हो। You are making do without mutton nowadays. You are making do without mutton nowadays. तुम आजकल गोश्त के बगैर काम चला रहे हो। वह आए या ना आए लेकिन मैं आऊँगा। तुम जाओ या ना जाओ लेकिन मैं जाऊँगा। तुम मुझसे बात करो या ना करो लेकिन मैं नहीं करूँगा। तुम खाओ या ना खाओ लेकिन मैं खाऊँगा। हे गाइस, हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट आओ या ना आओ, जाओ या ना जाओ। If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that whether plus subject plus main verb plus or not plus but I will. मेन वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। वो आए या ना आए लेकिन मैं आऊँगा। वेदर ही कम्स और नॉट बट आई विल। यहाँ पे थर्ड पर्सन ही है, इसलिए उसके साथ V5 का प्रयोग किया जा रहा है। वेदर ही कम्स और नॉट बट आई विल। तुम जाओ या ना जाओ लेकिन मैं जाऊँगा। वेदर यू गो और नॉट बट आई विल।
वेदर यू गो और नॉट बट आई विल। तुम मुझसे बात करो या ना करो लेकिन मैं नहीं करूँगा। वेदर यू टॉक टू मी और नॉट बट आई विल नॉट। वेदर यू टॉक टू मी और नॉट बट आई विल नॉट। तुम खाओ या ना खाओ लेकिन मैं खाऊंगा। वेदर यू ईट और नॉट बट आई विल। वेदर यू ईट और नॉट बट आई विल। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। वह कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई हूँ। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे टीचर हैं। हे गाइस, हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट वह कोई और नहीं, वह कोई और नहीं। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that subject is am are according to subject. उसके बाद none other than, फिर object को ऐड करेंगे। None other than it means कोई और नहीं बल्कि। Let's understand through the example so it can be understood well. वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। She is none other than your sister. She is none other than your sister. वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। विजेता कोई और नहीं बल्कि तुम हो। Winner is none other than you. Winner is none other than you. विजेता कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई हूँ। I am none other than your brother. I am none other than your brother. मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई हूँ। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सर हैं। He is none other than your teacher. He is none other than your teacher. तुम वहाँ क्यों गए मेरे मना करने के बावजूद। तुमने यह काम किया मेरे मना करने के बाद भी। तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो मेरे मना करने के बाद भी। उसने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे मना करने के बाद। तो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट, पहले आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल इट मीन्स मेरे मना करने के बाद भी। माई की जगह पे आप योर या हिज या हर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। तुम वहाँ क्यों गए मेरे मना करने के बाद भी। वाई डिड यू गो देयर डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। वाई डिड यू गो देयर डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। तुमने यह काम क्यों किया मेरे मना करने के बाद भी। Why did you do this work despite my refusal? Why did you do this work despite my refusal? तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो मेरे मना करने के बाद भी। Why are you calling me despite my refusal? Why are you calling me despite my refusal? उसने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे मना करने के बाद भी। He told me everything despite your refusal. He told me everything despite your refusal. वो शादीशुदा है और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो बहुत गरीब है और तो और उसके माता पिता भी नहीं हैं। उसे कुछ नहीं आता और तो और वो एक टीचर भी है। वो एक नौकर है और तो और अपने आप को मालिक समझता है। तो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट, पहले आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद एंड व्हाट्स मोर, फिर आप अपने सेकेंड सेंटेंस को ऐड करेंगे। एंड व्हाट्स मोर इट मीन्स और तो और इतना ही नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। वह शादीशुदा है और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। ही इज़ अ मैरिड एंड व्हाट्स मोर ही हैज़ 2 किड्स। ही इज़ अ मैरिड एंड व्हाट्स मोर ही हैज़ 2 किड्स।
वह बहुत गरीब है और तो और उसके माता पिता भी नहीं हैं। ही इज़ वेरी पुअर एंड व्हाट्स मोर ही डजेंट हैव पेरेंट्स। ही इज़ वेरी पुअर एंड व्हाट्स मोर ही डजेंट हैव पेरेंट्स। उसे कुछ नहीं आता और तो और वो एक टीचर भी है। ही डजेंट नो एनीथिंग एंड व्हाट्स मोर ही इज़ अ टीचर। ही डजेंट नो एनीथिंग एंड व्हाट्स मोर ही इज़ अ टीचर। वह एक नौकर है और तो और अपने आप को मालिक समझता है। ही इज़ अ सर्वेंट एंड व्हाट्स मोर ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ मास्टर। He is a servant and what's more he considers himself a master. वो शराब पीता है और तो और उसे कैंसर भी है। He drinks alcohol and what's more he also has cancer. He drinks alcohol and what's more he also has cancer. मैं हमेशा से गलत था तुम्हारी नज़रों में। वो हमेशा से जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो हमेशा से यहाँ आता था। वो हमेशा से मेरी इज़्ज़त करता है। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप अपने सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे और लास्ट में ऑल अलोंग का प्रयोग करेंगे। ऑल अलोंग इट मीन्स हमेशा से या शुरू से। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं हमेशा से गलत था तुम्हारी नज़रों में। आई वॉज रॉन्ग इन योर आइज ऑल अलोंग। आई वॉज रॉन्ग इन योर आइज ऑल अलोंग। मैं हमेशा से गलत था तुम्हारी नज़रों में। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट वो हमेशा से जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। शी नोज ऑल अलोंग दैट आई लव हर। She knows all along that I love her. Third example is that वह हमेशा से यहाँ आता है। He comes here all along. He comes here all along. वह हमेशा से यहाँ आता है। Fourth example is that वह हमेशा से मेरी इज्जत करता है। He respects me all along. He respects me all along. तुम्हारे पापा शुरू से मुझे जानते हैं। Your father knows me all along. Your father knows me all along. तुम्हारे पापा शुरू से मुझे जानते हैं। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ। वो थोड़ा बहुत डांस कर सकती है। मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो थोड़ा बहुत खाना बनाना जानती है। हे गाइस, हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ, थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो पहले आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे और उसके बाद लास्ट में अ लिटिल बिट का प्रयोग करेंगे। अ लिटिल बिट इट मीन्स थोड़ा बहुत। पहले सेंटेंस यानी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अ लिटिल बिट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ। आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ। वो थोड़ा बहुत डांस कर सकती है। शी कैन डांस अ लिटिल बिट। शी कैन डांस अ लिटिल बिट। वो थोड़ा बहुत डांस कर सकती है। मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट। आई कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह थोड़ा बहुत खाना बनाना जानती है। शी नोज हाउ टू कुक अ लिटिल बिट। शी नोज हाउ टू कुक अ लिटिल बिट। वो थोड़ा बहुत खाना बनाना जानती है। मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी भाषा समझ सका। आई कुड अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज अ लिटिल बिट। आई कुड अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत तुम्हारी भाषा समझ सका।
यह बात करने का क्या तरीका है, यह पढ़ाने का क्या तरीका है, यह कपड़ा पहनने का क्या तरीका है, यह मदद करने का क्या तरीका है। तो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट व्हाट्स दिस वे टू. व्हाट्स दिस वे टू, उसके बाद आप अपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यानी V1. व्हाट्स दिस वे टू, उसके बाद V1, आपका V1 स्पीक या टीच या टॉक जो भी हो सकता है. व्हाट्स दिस वे, इट मीन्स क्या तरीका है. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. यह बात करने का क्या तरीका है. व्हाट्स दिस वे टू टॉक. व्हाट्स दिस वे टू टॉक, यह बात करने का क्या तरीका है. सेकेंड एग्जाम्पल इज डैट, यह पढ़ाने का क्या तरीका है. व्हाट्स दिस वे टू टीच. व्हाट्स दिस वे टू टीच, यह पढ़ाने का क्या तरीका है. तीसरा एग्जाम्पल ये है, यह कपड़ा पहनने का क्या तरीका है. यह कपड़ा पहनने का क्या तरीका है. व्हाट्स दिस वे टू वेयर क्लॉथ्स. व्हाट्स दिस वे टू वेयर क्लॉथ्स, यानी यह कपड़ा पहनने का क्या तरीका. वेयर क्लॉथ्स यानी कपड़ा पहनना. यह मदद करने का क्या तरीका है. व्हाट्स दिस वे टू हेल्प. व्हाट्स दिस वे टू हेल्प, यह मदद करने का क्या तरीका है. यह मिलने का क्या तरीका है. व्हाट्स दिस वे टू मीट. व्हाट्स दिस वे टू मीट, यह मिलने का क्या तरीका है. यह बोलने का क्या तरीका है. अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा. अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जान से मार दूँगा. अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप इफ़ दैट्स द केस, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. इफ़ दैट्स द केस, इट मीन्स अगर ऐसी बात है तो. इफ़ दैट्स द केस शुरू में आप अपने सेंटेंस के शुरू में लाएंगे, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए. इफ़ दैट्स द केस यू शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम. इफ़ दैट्स द केस यू शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम. दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा. इफ़ दैट्स द केस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. इफ़ दैट्स द केस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जान से मार दूंगा. इफ़ दैट्स द केस आई विल किल हिम. इफ़ दैट्स द केस आई विल किल हिम. अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जान से मार दूंगा. अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा. इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर. इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर. अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा. अगर ऐसी बात है तो हम लोग वहाँ आ रहे हैं. इफ़ दैट्स द केस वी आर कमिंग देयर. इफ़ दैट्स द केस वी आर कमिंग देयर. अगर ऐसी बात है तो हम लोग वहाँ आ रहे हैं. मैं जानबूझकर उससे बात नहीं कर रहा हूँ. वो जानबूझकर तुम्हें इग्नोर कर रही है. तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो. तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे. तो गाइज, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that पहले आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद लास्ट में deliberately या knowingly का प्रयोग करेंगे. पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, और वाज वर्ब जो भी अकॉर्डिंग टू टेंस. उसके बाद मेन वर्ब, फिर डेलिबरेटली या नोइंगली या इंटेंशनली का प्रयोग करेंगे. डेलिबरेटली, नोइंगली या इंटेंशनली तीनों का मीनिंग होता है जानबूझकर. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. पहला एग्जाम्पल ये है, मैं जानबूझकर उससे बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग टू हर इंटेंशनली. आई एम नॉट टॉकिंग टू हर इंटेंशनली. वो जानबूझकर तुम्हें इग्नोर कर रही है. शी इज़ इग्नोरिंग यू इंटेंशनली. या आप नोइंगली भी
यूज़ कर सकते हैं। तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। You were making fun of me intentionally. You were making fun of me intentionally. तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। You are bothering me knowingly. या intentionally या deliberately, as you wish, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। You are bothering me knowingly. वह जानबूझकर मेरे घर आता है। He comes at my home deliberately. He comes at my home intentionally. या He comes at my home knowingly. मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत भूलना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ सच बताओ। Hey guys, here you can see I'm talking about मैं बस इतना चाहता हूँ कि। All I want is that, it means मैं बस इतना चाहता हूँ कि। तो पहले आप all I want is that का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे आप जो भी बोलना चाहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल ये है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। All I want is that you get married with me. All I want is that you get married with me. दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत भूलना। All I want is that you never forget me. All I want is that you never forget me. मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो। All I want is that let no one bother us. Let no one bother us, it means हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो। All I want is that let no one bother us. मुझे जाना भी पड़े तो मैं जाऊंगा। अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। अगर मुझे कसम भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा। अगर मुझे ये करना भी पड़े तो मैं करूंगा। तो गाइज, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that even if I have to, उसके बाद V1 यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लाएंगे, उसके बाद लास्ट में I will का प्रयोग करेंगे। Even if I have to plus V1 plus I will. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that अगर मुझे जाना भी पड़े तो मैं जाऊंगा। Even if I have to go, I will. Even if I have to go, I will. अगर मुझे जाना भी पड़े तो मैं जाऊंगा। अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। Even if I have to die, I will. Even if I have to die, I will. अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। अगर मुझे कसम भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा। Even if I have to swear, I will. Even if I have to swear, I will. अगर मुझे कसम भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा। अगर मुझे यह करना भी पड़े तो मैं करूंगा। Even if I have to do this, I will. Even if I have to do this, I will. अगर मुझे यह करना भी पड़े तो मैं करूँगा। अगर मुझे उससे बात भी करना पड़े तो मैं करूँगा। Even if I have to talk to him, I will. Even if I have to talk to him, I will. कम से कम तुम मुझे बता सकते थे। कम से कम वो यहाँ आ सकता था। कम से कम उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। कम से कम तुम मुझसे मशवरा कर सकते थे। Hey guys, here you can see I'm talking about कम से कम, कम से कम. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that at least plus subject plus helping verb plus main verb plus subject. At least it means कम से कम. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कम से कम
तुम मुझे बता सकते थे। एट लीस्ट यू कुड इन्फॉर्म मी। एट लीस्ट यू कुड इन्फॉर्म मी, कम से कम तुम मुझे बता सकते थे। सेकेंड एग्जाम्पल इज डैट, कम से कम वो यहाँ आ सकता था। एट लीस्ट ही कुड कम हेयर। एट लीस्ट ही कुड कम हेयर, कम से कम वो यहाँ आ सकता था। कम से कम उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। एट लीस्ट ही शुड बिलीव एट मी। एट लीस्ट ही शुड बिलीव एट मी, कम से कम उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। कम से कम तुम मुझसे मशवरा कर सकते थे। मशवरा यानी राय कर सकते थे। एट लीस्ट यू कुड ओपिनियन विद मी। एट लीस्ट यू कुड ओपिनियन विद मी, कम से कम तुम मुझसे राय कर सकते थे। कम से कम तुम मुझसे बात तो करा सकते थे। एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी। एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी। कभी न कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। कभी न कभी वो ज़रूर मार खाएगा। कभी न कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कभी न कभी तुम भी कामयाब होगे। हे गाइस, हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट कभी न कभी। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आइए कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं ताकि समझ में आ जाए। उसका स्ट्रक्चर ये सूनर और लेटर। सूनर और लेटर इट मीन्स कभी न कभी, आज नहीं तो कल। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कभी न कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। सूनर और लेटर हिज थेफ्ट विल बी कॉट। सूनर और लेटर हिज थेफ्ट विल बी कॉट, ये कैच के थर्ड फॉर्म है। कभी न कभी वह ज़रूर मार खाएगा। सूनर और लेटर ही विल बी श्योरली बीटेन। सूनर और लेटर ही विल बी श्योरली बीटेन, कभी न कभी वो ज़रूर मार खाएगा। कभी न कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी, कभी न कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कभी न कभी तुम भी कामयाब होगे। सूनर और लेटर यू ऑल्सो विल बी सक्सेस। सूनर और लेटर यू ऑल्सो विल बी सक्सेस, कभी न कभी तुम भी कामयाब होगे या आज नहीं तो कल तुम भी कामयाब होगे। पढ़ता तो हूँ हर रोज़, मैं कहता तो हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं उसे डांटता तो हूँ गलती पर, मैं यह काम करता तो हूँ तुम्हारे लिए। तो गाइज, आप किसी भी सेंटेंस को अगर जोर देकर बोलते हैं तो इस तरीके से बोला जाएगा। आइए कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट पर्सन के साथ डू का प्रयोग करेंगे, जैसे आई यू वी दे, और थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, जैसे आई डू स्टडी, शी डज सिंग अ सॉन्ग। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, मैं पढ़ता तो हूँ हर रोज़। आई डू स्टडी एवरी डे। आई डू स्टडी एवरी डे। दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैं कहता तो हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई डू से डैट यू लव मी। आई डू से डैट यू लव मी। वह स्कूल जाती तो है हर दिन। शी डज गो टू स्कूल एवरी डे। शी डज गो टू स्कूल एवरी डे। मैं उसे डांटता तो हूँ हर गलती पर। आई डू स्कॉल्ड हिम फॉर एवरी मिस्टेक। आई डू स्कॉल्ड हिम फॉर एवरी मिस्टेक। वो गाना गाती तो है हर पार्टी में। शी डज सिंग अ सॉन्ग इन एवरी पार्टी। शी डज सिंग अ सॉन्ग इन एवरी पार्टी। मैं अपना काम करता तो हूँ हमेशा। आई डू माई वर्क ऑलवेज, या बोल सकते आई ऑलवेज डू माई वर्क। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। समय आने पर गधे को भी सलाम करना पड़ता है। समय आने पर कुत्ते भी शेर बन जाते हैं। समय आने पर मैं तुमसे बात करूंगा। तो गाइज, हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट समय आने पर।
तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले इन कोर्स ऑफ टाइम, उसके बाद अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। व्हेन द टाइम कम्स या इन कोर्स ऑफ टाइम, इट मीन्स समय आने पर। दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट समय आने पर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इन कोर्स ऑफ टाइम आई विल गो फ्रॉम हेयर। इन कोर्स ऑफ टाइम आई विल गो फ्रॉम हेयर। समय आने पर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इन कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू एवरीथिंग। इन कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू एवरीथिंग। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। समय आने पर गधे को भी सलाम करना पड़ता है। When the time comes, the donkey also has to be saluted. When the time comes, the donkey also has to be saluted. समय आने पर कुत्ते भी शेर बन जाते हैं। When the time comes, even dogs become lions. When the time comes, even dogs become lions. समय आने पर मैं तुमसे बात करूंगा। When the time comes, I will talk to you. When the time comes, I will talk to you. अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें दोबारा पैसा नहीं दूंगा। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट अगर ऐसा ही चलता रहा। अगर आप भी इस तरीके के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि इफ़ दिस गोज़ ऑन, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। वट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन इट मीन्स अगर ऐसा ही चलता रहा तो। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन देन आई विल नेवर मीट यू। If this goes on, then I will never meet you. अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। If this goes on, then I will die soon. If this goes on, then I will die soon. अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। If this goes on, then I will never talk to you. If this goes on, then I will never talk to you. अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। If this goes on, then I will never give up on you. Give up मतलब साथ देना। If this goes on, then I will never give up on you. अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें दोबारा कभी पैसा नहीं दूंगा। If this goes on, then I will never give you money again. If this goes on, then I will never give you money again. आज नहीं तो कल वो लौट आएगा। आज नहीं तो कल मैं भी पैसा कमाऊंगा। आज नहीं तो कल मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। आज नहीं तो कल मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। Hey guys, here you can see I'm talking about आज नहीं तो कल. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that if not today, then tomorrow. उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। If not today, then tomorrow. It means आज नहीं तो कल. Let's understand through the example so it can be understood well. आज नहीं तो कल वो लौट आएगा। If not today, then tomorrow he will come back. If not today, then tomorrow he will come back. आज नहीं तो कल वो लौट आएगा। आज नहीं तो कल मैं भी पैसा कमाऊंगा। If not today, then tomorrow I will earn money too. If not today, then tomorrow I will earn money too. आज नहीं तो कल मैं भी पैसा कमाऊंगा। आज नहीं तो कल मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। If not today, then tomorrow I will definitely take revenge on you. Take revenge it means बदला लेना। If not today, then tomorrow I will definitely take revenge on you. आज नहीं तो कल मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। If not today, then tomorrow I will definitely come to meet you. If not today, then tomorrow I will definitely come to meet you.
कि बोल दिया तो बोल दिया, लिख दिया तो लिख दिया, चला गया तो चला गया, पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया. So guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that, and structure is very simple. MV3 यानी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लाएंगे. जैसे गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो गॉन इज गॉन. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. फेंक दिया तो फेंक दिया, थ्रोन इज थ्रोन, थ्रोन इज फेंकना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है थ्रोन, थ्रोन इज थ्रोन, फेंक दिया तो फेंक दिया. बोल दिया तो बोल दिया, स्पोकन इज स्पोकन, स्पोकन इज स्पोकन. लिख दिया तो लिख दिया, रिटन इज रिटन, रिटन इज रिटन, लिख दिया तो लिख दिया. चला गया तो चला गया, गॉन इज गॉन, गॉन इज गॉन, चला गया तो चला गया. पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, टॉट इज टॉट, टॉट इज टॉट. वह कुछ न कुछ करना चाहती है, तुम कुछ न कुछ कहना चाहते थे, मैं कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करूँगा. कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है. Hey guys, here you can see I'm talking about कुछ न कुछ. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that something or the other plus sentence. Something or the other it means कुछ न कुछ. तो पहले आप अपने सेंटेंस से पहले समथिंग और दी अदर को ऐड करेंगे, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. वह कुछ न कुछ कर रहा होगा अभी, समथिंग और दी अदर ही विल बी डूइंग नाउ, समथिंग और दी अदर ही विल बी डूइंग नाउ. वह कुछ न कुछ करना चाहती है, समथिंग और दी अदर शी वांट्स टू डू, समथिंग और दी अदर शी वांट्स टू डू. वह कुछ न कुछ करना चाहती है. तुम कुछ न कुछ कहना चाहते थे, समथिंग और दी अदर यू वांटेड टू से, समथिंग और दी अदर यू वांटेड टू से. तुम कुछ न कुछ कहना चाहते थे. मैं कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करूँगा, something or the other I will definitely do in my life, something or the other I will definitely do in my life. कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, something or the other is going on in your mind, something or the other is going on in your mind. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे बदला ज़रूर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कुछ ना करने देता, अगर उसका बस चलता तो वो मुझसे मिल चुकी होती, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे मार देते. तो गाइज़ इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. इफ़ आई हैड माई वे, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. इफ़ आई हैड माई वे, आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे, यू के साथ योर और ही के साथ हिज. जैसे इफ़ आई हैड माई वे या इफ़ यू हैड योर वे, इफ़ ही हैड हिज वे. तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे बदला ज़रूर लेता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव टेकन रिवेंज ऑन हिम डेफिनेटली. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव टेकन रिवेंज ऑन हिम डेफिनेटली. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कुछ ना करने देता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट लेट यू डू एनीथिंग. आई वुड नॉट का वुडेंट ये शॉर्ट फॉर्म. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट लेट यू डू एनीथिंग. अगर उसका बस चलता तो वो मुझसे मिल चुकी होती. इफ़ शी हैड हर वे शी वुड हैव मेट मी. इफ़ शी हैड हर वे शी वुड हैव मेट मी. अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे मार देते. इफ़ यू हैड योर वे यू वुड किल मी. इफ़ यू हैड योर वे you would kill me.
जैसे वो खाने के लिए मरा जा रहा है, वो यहाँ आने के लिए मरा जा रहा है, वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है, तुम खेलने के लिए मरे जा रहे थे। हे गाइस, हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मरा जा रहा है। अगर इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक ऐड करेंगे, उसके बाद डाइंग टू, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वो खाने के लिए मरा जा रहा है, ही इज़ डाइंग टू ईट। ही इज़ डाइंग टू ईट, वो खाने के लिए मरा जा रहा है। वो यहाँ आने के लिए मरा जा रहा है, ही इज़ डाइंग टू कम हेयर। ही इज़ डाइंग टू कम हेयर, वो यहाँ आने के लिए मरा जा रहा है। वो मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है, शी इज़ डाइंग टू टॉक टू मी। शी इज़ डाइंग टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। तुम खेलने के लिए मरे जा रहे थे। तो गाइस ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पे वाज या वर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यू वर डाइंग टू प्ले, तुम खेलने के लिए मरे जा रहे थे। मैं खाए बिना मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग टू विदाउट ईट। आई एम डाइंग टू विदाउट ईट, मैं खाए बिना मरा जा रहा हूँ। इस तरह से तुम मैच जीत सकते हो, इस तरह से तुम बच सकते हो, इस तरह से मैंने उससे बात किया, इस तरह से सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी इज एम आर वाज वर हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद लास्ट में दिस वे का प्रयोग करेंगे। दिस वे का मतलब होता है इस तरह से। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल ये है, इस तरह से तुम मैच जीत सकते हो, यू कैन विन द मैच दिस वे। यू कैन विन द मैच दिस वे, इस तरह से तुम मैच जीत सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है, इस तरह से सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू दिस वे। ओनली आई कैन डू दिस वे, इस तरह से सिर्फ मैं कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम दिस वे। आई टॉक्ड टू हिम दिस वे, इस तरह से मैंने उससे बात किया। इस तरह से तुम बच सकते हो, यू कैन एस्केप दिस वे। यू कैन एस्केप दिस वे, इस तरह से तुम बच सकते हो। इस तरह से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक दिस वे। यू शुड नॉट स्पीक दिस वे, इस तरह से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। वह हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, तुम हमेशा मुझसे मजाक करते हो, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं हमेशा तुमसे मजाक नहीं करता। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मजाक उड़ाना या मजाक करना। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that पहले आप अपने सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेक अ मॉकरी ऑफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मेक अ मॉकरी ऑफ इट मीन्स मजाक उड़ाना। Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that वह हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, He always make a mockery of me. He always make a mockery of me. वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। हमें किसी का मजाक
नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ एनीवन। वी शुड नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ एनीवन। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं हमेशा तुमसे मजाक नहीं करता। आई डोंट ऑलवेज मेक अ मॉकरी ऑफ यू। आई डोंट ऑलवेज मेक अ मॉकरी ऑफ यू। वह तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। He will make a mockery of you. He will make a mockery of you. वह तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तुम्हारा उसके साथ अच्छा बनता है। मेरा उसके साथ अच्छा नहीं बनता है। मैं उसके साथ अच्छा बनाऊंगा। उसका मेरे साथ अच्छा नहीं बनता है। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा बनना, अच्छा ना बनना। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद गेट अलोंग विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। गेट अलोंग विद इसका मतलब होता है अच्छा बनता है। अगर अच्छा नहीं बनता है ऐसी बात करनी हो तो डोंट या डज नॉट गेट अलोंग का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तुम्हारा उसके साथ अच्छा बनता है। यू गेट अलोंग विद हिम। यू गेट अलोंग विद हिम। तुम्हारा उसके साथ अच्छा बनता है। मेरा उसके साथ अच्छा नहीं बनता। I don't get along with her. I don't get along with her. मेरा उसके साथ अच्छा नहीं बनता। मैं उसके साथ अच्छा बनाऊंगा। I will get along with him. I will get along with him. मैं उसके साथ अच्छा बनाऊंगा। उसका मेरे साथ अच्छा नहीं बनता है। He does not get along with me. He does not get along with me. उसका मेरे साथ अच्छा नहीं बनता है। हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बनाना चाहिए। We should get along good to each other. We should get along good to each other. हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बनाना चाहिए। गाइज तो ये थे अक्टूबर मंथ के ऑल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने सितंबर मंथ का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।